नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का 8वां लेसन है महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है राजस्थान भारत में महिलाओं की परिस्थिति, यानी कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है। भारतीय स्त्री की परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें सभी कालखंडों में उसके अपूर्व वैभव, समाज संरचना एवं विन्यास को जानना होगा। यानी कि भारतीय स्त्री की परिस्थिति को विश्लेषण करने के लिए या उसके विस्तार के रूप में जानने के लिए हमें सभी कालखंडों का, यानी कि प्राचीन समय में, आधुनिक समय में जो भी उनके अपूर्व वैभव, समाज संरचना विन्यास के बारे में हमें जानना पड़ेगा। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को पुरुषों के समानांतर ही स्वीकार किया गया है, यानी कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति भी पुरुषों के समान ही थी। स्त्रियां वैदिक मांगम्य का अध्ययन करती थी, यानी कि वैदिक अध्यायों का अध्ययन करती थी या वेद से जुड़े हुए ग्रंथों का अध्ययन करती थी। यज्ञों में भाग लेकर मंत्रोच्चारण करती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा नहीं थे, यानी कि उस समय बाल विवाह और पर्दा प्रथा की प्रथा नहीं थी। जीवन साथी चुनने तथा विवाह विच्छेद की उन्हें स्वतंत्रता थी, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती थी। धार्मिक संस्कारों में स्त्री पुरुष की भागीदारी बराबर की होती थी, यानी कि धार्मिक कर्म करने में या धार्मिक संस्कार करने में स्त्री और पुरुष बराबर अपना भागीदारी निभा रहे थे। यानी कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक का माना जाता है। यानी कि इस काल में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति सम्मानीय थी, यानी कि इस काल में भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। माता का स्थान आदरणीय माना जाता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। फिर है धर्मशास्त्र काल। 3वीं सदी में 11वीं सदी तक, 3वीं सदी से 11वीं सदी तक इस काल में महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन आया, यानी कि महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव आया। इस काल में स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र नहीं रही, यानी कि इस काल में स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर पाई। बाल्यपन में वह पिता के अधिकार में, यानी कि बचपन में तो पिता के अधिकार में रही, और युवा होने पर और युवावस्था में पति के पड़ाव में स्वतंत्र नहीं रही। बाल्यपन में वह पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में कर दी गई। विवाह, पति की सेवा और घर के काम उसकी जीवन की प्रक्रिया बन चुकी थी। फिर है बौद्ध काल। बौद्ध काल 12वीं सदी से 15वीं सदी तक का बौद्ध काल माना जाता है। बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वे सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेती थी। धार्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान था, यानी कि धार्मिक क्षेत्र में भी वो अपना कार्य निभाती थी। उनका अपने भिक्षुणी संघ बना, यानी कि उन्होंने भी संन्यास लेकर के भिक्षुओं का एक संघ बनाया। लेकिन बौद्ध काल का समय अपना स्थायित्व कायम नहीं रख सका, यानी कि बौद्ध काल का जो समय था वो लंबे समय तक नहीं चल सका। फिर आता है मध्यकाल। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो समय था वो मध्यकाल माना जाता है। यह काल स्त्रियों के सर्वस्व अधिकारों के हनन का काल रहा है। मध्यकाल जो है इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसे शिक्षा दीक्षा के अधिकार छीन लिए गए। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सेवा कार्य रहा, यानी कि मध्यकाल में स्त्रियों की जो स्थिति है बहुत ही स्थिति खराब थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया था? सेवा कार्य करना। बाल विवाह होने लगे। इसी काल में रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन के द्वारा स्त्रियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में उत्थान का सूत्रपात किया। रामानंद ने उनके जीवन को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए। भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि इस भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों को धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। फिर ब्रिटिश काल में महिलाओं की परिस्थिति, यानी कि ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इस समय तक भारतीय स्त्रियों पर समस्त प्रकार की नियोगिताएं ला दी गई, यानी कुछ नियम इनके लिए लागू किए गए। इन सभी नियोगिताओं के विरुद्ध अंततः देश में समाज सुधारकों ने प्रयास किए, यानी कि इन नियमों के विरुद्ध अनेक समाज सुधारकों ने कुछ प्रयास किए जिनसे उनके जीवन में सुधार आया। 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था।
उनके 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उन्होंने स्त्रियों के सती प्रथा का जो नियम था उसके विरुद्ध संघर्ष किया। अंततः 1829 ईस्वी में कानून ने इस प्रथा को अवैध करार दिया, यानी कि यह कानून के खिलाफ है, यह घोषित कर दिया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर तथा स्त्री शिक्षा की वकालत की। महर्षि कर्वे ने इस दिशा में प्रयास किए। बड़ौदा साम्राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने भी बाल विवाह रोकने का स्त्री शिक्षा में प्रयत्न किए। फिर 1829 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम शारदा एक्ट पारित हुआ, यानी कि बाल विवाह नियंत्रण को किस नाम से एक्ट का शारदा एक्ट पारित हुआ। समाज सुधार के प्रयासों के फलस्वरूप स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हेतु अन्य वैधानिक व्यवस्थाएं सामने आई, यानी कि अन्य नियम लगाए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी कि सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 1929। फिर हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1937। हिंदू विवाह अयोग्य निवारण अधिनियम 1946। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम, सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की स्थिति संबंधी सुधार को भी सम्मिलित किया गया तथा स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रशस्त किया। फिर भारतीय स्थितियों की सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हेतु स्त्री संगठनों ने भी अत्यधिक प्रयास किए, यानी कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं ने क्या किया? अनेक प्रयास किए। इनमें थी बंग महिला, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत महिला परिषद, भारतीय स्त्री महामंडल, भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद तथा ऑल इंडिया यूनेस कॉन्फ्रेंस आदि संगठनों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, महिला अधिकारों व अवसरों की समानता का मुद्दा उठाया। फिर स्वतंत्रता काल में स्त्रियां, यानी कि स्वतंत्रता के काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। जैसे संविधान में महिलाओं को समतुल्य स्थान प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए, यानी स्वतंत्रता के बाद में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए संविधान में महिलाओं को समतुल्य स्थान प्रदान किया गया, यानी कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से अधिकार मिले। एक और महिलाएं घर के काम के लिए बाहर निकली, यानी कि महिलाओं को घर के कामों के लिए बाहर निकालने की अनुमति दी गई। अपने अधिकारों और कानून संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही। विभिन्न मंचों से समय समय पर अपने विचार प्रकट कर रही है, यानी कि स्वतंत्रता का अभी यही वो अब समय समय पर अपने विचार भी प्रकट कर सकती हैं। आज महिलाएं समाज की दोहरी सोच के कारण पीड़ाग्रस्त भी है। एक तरफ उन पर अर्थ अर्जन का दबाव, तो दूसरी तरफ पारंपरिक घरेलू दायित्व के निर्वहन का दबाव, यानी कि आज महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो दोनों तरफ से उलझन में है कि एक तरफ तो उन्हें घर का कार्य और दूसरी तरफ जो पारिवारिक घरेलू हिंसा और दूसरा है उन्हें निर्वहन का कार्य दबाव है। आम राय है कि बीते दशकों में महिलाओं आत्मनिर्भर हुई हैं, लेकिन विभिन्न शोध बताते हैं कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में तीव्र कमी दर्ज की गई है। भारत में महिलाओं के प्रति कार्यस्थलों में संवेदनशीलता का अभाव है। भारतीय समाज में स्त्री जीवन की किसी भी समस्या को आम वर्ग से लेकर खास वर्ग तक संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता है, यानी कि उनकी स्थिति को संवेदनशील रूप से नहीं लिया जाता है। भारत की संसद का विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफ़ी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीति मानसिकता प्रति है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु अनेक संवैधानिक उपाय एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, यानी कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद।